नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल इसके हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे दो कहानियों के बारे में। प्रथम कहानी रहेगा इस जल प्रलय में और दूसरा कहानी मेरे संग की औरतें। इन दोनों कहानियों का हम लोग सारांश जानेंगे। ये दोनों कहानियाँ BPSC परीक्षा टीचर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रथम कहानी जो कि इस प्रकार है। इस जल प्रलय में का सारांश इस प्रकार है। इस जल प्रलय में ऋण जल धन जल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। इस पाठ में उन्होंने सन 1975 ईस्वी की पटना की प्रलयकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी रहे। उस कठिन आपदा के समय की मानवीय व्यवस्था और चेतना को रेणु ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। इस जल प्रलय में लेखक ने अपने गांव और उससे जुड़े क्षेत्र का वर्णन किया है। लेखक सहायक कार्यकर्ता की हैसियत से अपने ग्रामीण अंचल के तमाम इलाकों में कार्य कर चुका है। लेखक कहता है कि उसने एक शहरी की भांति बाढ़ की विभीषिका को भोगा है। वस्तुतः वर्तमान स्थिति में पटना शहर में आई बाढ़ के संदर्भ में पूर्व अनुभवों को याद करते हुए लेखक कहता है कि बाढ़ की विभीषिका केवल शारीरिक और आर्थिक रूप को प्रभावित नहीं करती है, वरन मानसिक सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। इस जल प्रलय में लेखक ने बाढ़ आने से पूर्व का वर्णन किया है। वह सन 1967 ईस्वी की बाढ़ को भी याद करता है। लेखक बताता है कि पटना शहर के सभी प्रमुख इलाकों में पानी भर गया है। लोग विभिन्न प्रकार के वाहनों से तथा पैदल भी बाढ़ के पानी से देखने जा रहे हैं। सभी के मन में बाढ़ के जल से प्लावित क्षेत्रों से संबंधित सूचना के प्रति गहरी उत्सुकता है। लेखक अपने एक कवि मित्र के साथ एक रिक्शे वाले से बातचीत करते हुए उसके रिक्शे पर बैठा यह सब दृश्य देख रहा है। लेखक बाढ़ और उसके कारण पटना शहर के अस्त व्यस्त हुए जनजीवन के विषय में बताता है। पटना शहर में आई बाढ़ के भयंकर अनुभव का वर्णन करते हुए वह स्पष्ट करता है कि आकाशवाणी से प्रसारित समाचार पर कान लगाए सुनते लोगों ने जब संवाददाता के मुंह से यह सुना कि पानी किसी भी क्षण हमारे स्टूडियो में प्रवेश कर सकता तो सब लोग डर गए। कहने का तात्पर्य यह है कि सारे लोग बाढ़ के प्रलय से परेशान और अव्यवस्थित हो गए हैं। लेखक के अनुसार उसके अप्सरा सिनेमा पहुंचने पर और वहां से पटना के प्रसिद्ध गांधी मैदान का दृश्य देखने पर रामलीला के दशहरे की याद आ जाती है, क्योंकि वैसी ही भीड़ बाढ़ की विभीषिका का दर्शन कर रही थी। लेखक को ऐसा लगा जैसे दक्षिण भारत के धनुषकोटि द्वीप की भांति आज पटना शहर भी जल प्रलय में समा जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पानी सबको अपने में डुबोता शहर के सभी हिस्सों में घुस रहा है। सरकार के जनसंपर्क विभाग की गाड़ी पटना शहर के राजेंद्र नगर इलाके में सावधान सावधान की उद्घोषणा कर रही थी। लेखक इन दृश्यों से घबराकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आई, अपितु उसकी स्मृति में 1947 और 1949 की बाढ़ के दृश्य आ गए, जब अपने गुरु सतीनाथ भादुड़ी के साथ वह गंगा की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और सहायता कार्य के लिए गया हुआ था। लेखक बताता है कि उसके गुरु की हिदायत थी कि राहत सामग्री में सबसे पहले दवा, किरासन का तेल और माचिस होने चाहिए। किरासन तेल मतलब मिट्टी का तेल।
सन 1949 ईस्वी की बार भी कुछ ऐसी ही थी। इसी प्रकार जब लेखक बालक था तब सन 1937 ईस्वी की बार आई थी और उसमें नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। सन 1967 ईस्वी की बार की याद करते हुए पुनपुन नदी के जल सैलाब को याद करता है। एकाएक लेखक को यह याद आता है कि उसके मित्र और रिश्तेदार तत्काल आई हुई बार में फंसे हैं। टेलीफोन डेट होने के कारण उनसे संपर्क कर पाना भी संभव नहीं। उसकी इच्छा फिर कुछ लिखने को बलवती हो उठी। उसने अपनी स्मृति में वह दृश्य दोहराया जब उसने बार के पानी में घिरी आसन्न प्रसवा महिला के गाय के सामान अपनी ओर टकटकी लगाए देखा था। अंत में लेखक को नींद आ गई। सुबह जब लोगों ने उसे झकझोर कर जगाया तो उसने देखा कि जहाँ वह था उस जगह की ओर बड़ी तेजी से झाग फेन से भरा बार का पानी आ रहा था। दीवार डूब रही थी। लेखक कहता है कि यदि उसके पास कैमरा या टैप रिकॉर्डर होता तो वह इस जल प्रलय को, उषक जल तांडव को अपनी स्मृतियों में सुरक्षित रखता। बारें बहुत आई लेकिन यह तो साक्षात जल प्रलय था। लेखक के देखते ही देखते चाय वाले दुकान, जल पार्क, हरियाली सभी जलमग्न हो गए। उसका कहना है कि अच्छा है इस दारुण दृश्य के अंकन हेतु उसके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी कलम भी छुरी चली गई थी। बार ने सब कुछ ले लिया। वह अपने को हतोत्साहित और असहाय महसूस करने लगा। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो से संबंधित कुछ बातें मुझसे शेयर करने के लिए इच्छुक है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी समस्याएं मुझे बता सकते हैं। आप और भी वीडियो देखने के लिए इच्छुक हैं हिंदी विषय, पर्यावरण, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान से संबंधित एवं नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दूसरा कहानी जो कि इस प्रकार से है। मेरे संग की औरतें का सारांश जो कि इस प्रकार है। प्रस्तुत संस्मरण लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और पर्दा प्रथा वाली औरत थी। उनके नाना ने तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगे, परंतु नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दी कि वे अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती है। अतः लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई। वे अब खादी की साड़ी पहना करती थी जो उनके लिए असहनीय थी। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं देखा था। वे घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि में ध्यान नहीं देती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था। उनमें दो गुण मुख्य थे, पहला कभी झूठ न बोलना और दूसरा वे की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। इसी कारण उन्हें घर में आदर तथा बाहर वालों से दोस्ती मिलती थी। लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की कि उनकी पोतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। उनकी यह बात सुनकर लोग
हक्के बक्के से रह गए थे। ईश्वर ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। एक बार घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे और घर में जागरण था, अतः लेखिका की दादी शोर मचने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर सोई हुई थी। तभी चोर ने सेंध लगाई और उसी कमरे में घुस गया। परदादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के हट के आगे चोर को झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी ले आया। परदादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हो गए, अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। उनकी बात मानकर चोर चोरी छोड़कर खेती करने लगा। लेखिका की बहनों में कभी इस हीन भावना की बात नहीं आई कि वे एक लड़की है। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह मंजूला भगत थी। दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुला घर का नाम था उमा थी। तीसरी बहन का नाम चित्रा और उसके बाद रेणु और अचला नाम की बहनें थी। इन 5 बहनों के बाद एक भाई राजीव था। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी और रेणु विचित्र स्वभाव की थी। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और पैदल चलकर ही पसीने से तर होकर घर आती थी। उसके विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। वह BA पास करना भी उचित नहीं मानती थी। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम तथा पढ़ाने में अधिक रुचि थी। इस कारण उसके शिष्यों से उसके कम अंक आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान किया कि वह शादी करेगी तो उसी से, और उसी के साथ उसकी शादी हुई। अचला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने पिता की पसंद से शादी कर ली थी और उसे भी लिखने का रोग था। सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहीं पर वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। इसके बाद मैसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में रही। वहाँ लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें उनके और अन्य अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की तथा भिन्न भिन्न शहरों के अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती, परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती थी। वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती है कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई तथा चारों तरफ पानी भर गया था। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी। सबने कहा कि स्कूल बंद होगा, अतः वह स्कूल न जाए, किंतु वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वापस लौटकर आई। लेखिका मानती है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने का और अकेलेपन का कुछ और ही मजा होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।